नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। विपक्षी गठबंधन की कहानी ऐसी है कि पहले दल नहीं मिले और अब जब दल मिले हैं तो दिल नहीं मिले हैं। और आलम यह है कि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस खिचड़ी चोर यानी चोर बुला रही है और खुलकर कह रही है कि हम खिचड़ी चोर उम्मीदवार के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन ये तो दो दलों की कहानी है। उत्तर प्रदेश में तो हाल ऐसा है कि रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो गए हैं, पोस्टर जल रहे हैं। और रही सही कसर बिहार ने पूरी कर दी है, जहां कांग्रेस की मांग को सिरे से ठुकराते हुए, खारिज करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्णिया सीट से अपना कैंडिडेट उतार दिया है। जिसके बाद इस सीट पर दावा ठोक रहे कांग्रेस के पप्पू यादव ने कहा है कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा। और गठबंधन में बचे इस भारी खींचतान के बीच कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो सवाल है, क्या विपक्ष खुद बीजेपी के 400 प्लस वाले टारगेट की राह में मददगार बन रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। इंडिया की गारंटी, मोदी 400 पार। यह कहानी बड़ी जोरदार है और आज का विश्लेषण उससे भी ज्यादा जोरदार है। जरूर देखिए आज का आर पार। 4 जून को 400 पार। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक़्त नहीं रह गई। स्थानीय कांग्रेस नेता निरुपम उसका विरोध करे, कह रहे कि अरे भैया मेरे हाथ जोड़ते हो, सब छोड़ो, कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने, हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। विपक्षी गठबंधन के भीतर ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। प्रकाश आंबेडकर ने तो खुलकर गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए 9 उम्मीदवार भी उतार दिए। उधर बिहार में भी गठबंधन की गुत्थी उलझ चुकी है। कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया, निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय और नेहा शर्मा के लिए भागलपुर सीट चाहती है, जिस पर लालू यादव की पार्टी बिदक गई है। हालांकि बाहर से ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। मुझे पूरा विश्वास है गठबंधन जो हमारा बना है, इंडिया गठबंधन, बिहार में इसी तरह से कायम रहेगा और जो भी थोड़ा बहुत विवाद है उसको हम लोग बातचीत के जरिए दूर कर लेंगे। और सबसे विकट स्थिति तो अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है। उनके अपने ही घर में महाभारत छिड़ गई है। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर पार्टी के 2 नेताओं ने दावा ठोक दिया है और आजम खान कह रहे हैं कि अगर अखिलेश रामपुर से नहीं लड़े तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुशील कुमार रिंकू लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। तो सवाल है कि क्या विपक्ष की कलेश कथा मोदी के मिशन 400 प्लस को आसान बना रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी के मिशन 400 को विपक्ष के बूस्टर का विश्लेषण। सीट बंटवारे को लेकर, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट पर भड़की और उद्धव गुट कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस और उद्धव गुट के रवैये को लेकर शरद पवार दोनों से नाखुश है, यानी पवार इन दोनों से नाराज है। उद्धव गुट के कैंडिडेट को कांग्रेस ने चोर बताया है और कहा है कि इस चोर के साथ हम नहीं खड़े होंगे। यानी
उद्धव गुट के जो कैंडिडेट हैं ये चोर है, ये कांग्रेस खुद कह रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। बूस्टर नंबर 2 बिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय और भागलपुर सीट को लेकर कांग्रेस आरजेडी में जोरदार जंग चल रही है। पूर्णिया से बीमा भारती को अचानक आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया और पप्पू यानी कांग्रेस के पप्पू यादव बोले कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, और पप्पू यादव को, कांग्रेस के पप्पू यादव को झटका लगा। बढ़ता हूं मैं आगे। बूस्टर नंबर 3 उत्तर प्रदेश, जीत की उम्मीद वाले रामपुर सीट पर भिड़ गए सपाही। यहां पर इतना तमाशा हुआ कि अचानक चार्टर्ड फ्लाइट आई और रामपुर में मौलाना मुहिबुल्लाह बनाम आसिम रजा की जंग देखने को मिली। और मुरादाबाद में तो समाजवादी पार्टी के 2 नेता एसटी हसन और रुचि वीरा आपस में भिड़ गए हैं और यहां पर तो पोस्टर तक फाड़े गए हैं, पुतले तक जलाए गए हैं। कहानी बहुत आगे बढ़ गई है और साथ ही साथ दोनों उम्मीदवार हैं। अब एसटी हसन कह रहे हैं कि मुझे तो शौक लग गया है कि अचानक मुझे क्यों बदल दिया। बूस्टर नंबर 4, आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको मौजूदा हालात में भी टिकट मिला है था। और कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू भी बीजेपी के साथ चले गए हैं। पंजाब में बीजेपी की हालात उतनी अच्छी नहीं बचाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का आना बहुत मायने रखता है। क्या कोई अनसेट स्टोरी है वहां पर, वो बड़ी बात है। बूस्टर नंबर 4 कर्नाटक, टिकट बंटवारे पर कर्नाटक कांग्रेस में जोरदार बगावत हुई है। 5 एमएलए 2 एमएलसी बोले कि नहीं करेंगे एक परिवार की गुलामी, ये खुलेआम बोला गया। और अब बड़ा प्रश्न है, और बड़ा प्रश्न ये है आज का कि विपक्षी खेमे का सिर्फ टॉवल बीजेपी के प्लान को आसान बना रहा है। आज बड़ा प्रश्न ये है और मूल प्रश्न ये है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए कौन कौन मौजूद है, परिचय करा देता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी उद्धव गुट के हैं, तहसीन पूनावाला मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, अजीज खान है नेता समाजवादी पार्टी के। आपका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन किस चोर को टिकट दे दिया किशोर भाई आपने? कांग्रेस कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चोर के प्रचार में हम नहीं आएंगे। ये चोर कौन है? जब मैं बोलने लगूं, देखो मैं अभी बताता हूं। खुद संजय निरुपम यह उस टिकट से, वहां से टिकट लेना चाहते थे कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस में वो अभी दरकिनार हो गए हैं। अभी उन्होंने उनका शिवसेना के प्रति जो प्रेम है वो बहुत दिनों से जागर है, लेकिन आज कोई सीट डिक्लेयर नहीं हुई। हाँ, ये सीट तो बहुत पहले ही डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन मैं बहुत फेयर बात करूंगा कि नॉर्थर्न बेल्ट के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर कुछ सीटों पर अभी भी अनबन बनी है। जैसे 48 में से 44 सीट पर हम 1-1 फाइट पर आ चुके हैं और 4 सीटें पर अनबन चल रही है। तो अभी फर्स्ट पेज के लिए तो क्लियर हो गया। नहीं, 4 सीटों पे तो अनबन है। प्रकाश अंबेडकर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं जो पहले आघाड़ी के साथ थे। पॉइंट ये है कि आप लोग खुद नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं, स्वतः मदद कर रहे हैं कि कैसे मोदी 400 पार जाए। नहीं, आपको एक बताता हूं कि जब से इंडिया गठबंधन बना तब से हम करीबन 400 सीटों पे 1-1 फाइट हो, इसके लिए कटिबद्ध थे। और ऐसे इसमें देवगन साहब की फ्रेंडली फाइट होने को जा रही है। प्रकाश अंबेडकर, नहीं, फ्रेंडली फाइट क्या होती है चुनाव के अंदर? किशोर भाई जरा प्लीज एक्सप्लेन फ्रेंडली फाइट इन इलेक्शंस। ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? आप हारने के लिए लड़ेंगे या वो हारने के लिए लड़ेंगे? नहीं, मैं देखो आज ही मैं चंद्रपुर के अंदर नामांकन भरकर गए होंगे। मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं, ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है चुनाव के अंदर? फ्रेंडली फाइट नाम की चिड़िया कौन सी है? या शिवसेना उद्धव गुट हारने के लिए लड़ रहा है, या कांग्रेस हारने के लिए लड़ रही है, या शरद राव पवार का गुट हारने के लिए लड़ रहा है? कोई हारने के लिए तो नहीं लड़ रहा ना, सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो फ्रेंडली फाइट क्या है? आमिर देवगन, आप है ना एंकर की भूमिका में रहो। मुझे मेरी भूमिका में है। मैं एंकर की भूमिका में ही आपसे बतौर नेता सवाल पूछ रहा हूं कि कृपया करके मार्गदर्शन करिए मेरे दर्शकों का। ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? अरे भाई देखिए, मैं अभी आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं। जहां पर
जी जी, लेकिन एमवीए में मचे घमासान को लेकर एक बड़ा अपडेट है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच में जुबानी जंग और तेज हो गई है। शरद पवार अब नाराज हो गए हैं, यह बड़ी खबर है। शरद पवार नाराज हो गए, लेकिन फ्रेंडली मैच है। शहजाद पूनावाला वो फ्रेंडली मैच या फ्रेंडली फाइट नहीं, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे। और ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट क्या होता है अमीश जी? ये ऐसा रिश्ता होता है कि पंजाब में तो लड़ाई लड़नी है कस के और दिल्ली में दोस्ती करनी है, बंगाल में लड़ाई लड़नी है कस के, दिल्ली में दोस्ती करनी है, केरला में लड़ाई लड़नी है कस के, दिल्ली में दोस्ती करनी है। ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट होता है। अच्छा देखिए, आपको एंकर की भूमिका समझा रहे थे वो, परंतु मुझे बता दो कि शिवसेना की भूमिका क्या है, ये सुनिए। वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। जिस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से ये संजय निरुपम कह रहे हैं कि ये तो हमें समाप्त करने का षड्यंत्र है। तो संजय निरुपम और कांग्रेस की भूमिका क्या है? अच्छा देखिए, मजेदार बात क्या है, मैं पुरानी जगह तो जाना नहीं चाहता, आज की बात बता रहा हूं। महाराष्ट्र में वीवीए बाहर हो गई, संजय निरुपम नाराज है, शरद पवार नाराज है। यूपी में रामपुर और मुरादाबाद में झगड़ा चल रहा है। कर्नाटका में इन्हीं के विधायक, इन्हीं के नेता जो है वो कांग्रेस के अधिकृत कैंडिडेट के खिलाफ हो गए। बिहार में पूर्णिया में बोलते हैं मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पप्पू यादव कह रहे हैं, और कन्हैया कुमार को टिकट देने को तैयार नहीं आरजेडी। पंजाब में सिटिंग एमपी आम आदमी पार्टी का एकमात्र, वो हमारी तरफ आ गया। सिटिंग एमपी कल कांग्रेस पार्टी का हमारी तरफ आ गया। ये वो कहते हैं कि पंजाब में हमारी कोई स्थिति नहीं है। उसके अलावा हिमाचल में देखिए, एक तरफ तो उनके सिटिंग एमपी हमारे पास आ रहे हैं और इनके सिटिंग एमपी जो है मंडी से चुनाव नहीं लड़ना चाह रही प्रतिभा सिंह। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिशन और विजन वाला गठबंधन जब होता है, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो एक कंफ्यूजन वाला जो अलायंस होता है, उसकी निश्चित प्रकार से इसी प्रकार से जो इमारत है वो गिरती जाती है। ये फ्रेंडशिप। 30 सेकंड शार्प रिबटल टू शहजाद पूनावाला। नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरा जरा बीजेपी वालों ने नेटवर्क होल्ड कर दिया था, तो मैं मेरी बात नहीं रख पाया। जहाँ ज्यादा उम्मीदवार हो जाते, अरे भाई मुझे मेरा आवाज जाने नहीं देते पब्लिक में। आपको लगता है ये काम रह गए अब इनके? बोलने दीजिए। अरे भाई, ये शहजाद तो मेरा पुराना दोस्त है, मैं जानता हूँ। शहजाद से मैं उलझना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक सीट पर अगर 2 पार्टियों के नेता, कद्दावर नेता सीट मांगने लगते हैं और पार्टी के हाईकमांड से भी झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे वक्त चलता है। अभी संजय निरुपम को कांग्रेस उनकी तकलीफ दूर कर दे। जहां तक सांगली की सीट है, सांगली के सीट पर उद्धव जी और राहुल जी मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। और शहजाद, तुम्हारा महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने को जा रहा है। हाँ, अब बिहार भी उसमें आ गया है बंगाल के बाद। आपको मैं बता रहा हूं, आपके साउथ के नॉर्थर्न बेल्ट के 280 में से 116 सीट खतरे में आ गई है, और तुम्हें ये खतरे की घंटी है। और शहजाद, तुम है ना, हमारी चिंता मत करो। तुम्हारे कितने लोगों ने टिकट देने के बाद टिकट लौटा दी। आपके दोनों भी जो कद्दावर चाणक्य हैं, उनके गुजरात से 2 लोगों को आत्म साक्षात्कार होता है और वो संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए किशोर जी, सबसे पहले आपको साइलेंस करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके अलायंस पार्टनर ही कर रहे हैं। आज देख लीजिए क्या बोला है संजय निरुपम ने। आपको केवल कहा है कि आप खिचड़ी चोर है और आप कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। उसके ऊपर आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है बता दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि 280 नॉर्थ इंडिया की सीट पे, मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं। बंगाल में अलायंस नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अलायंस नहीं हुआ, बिहार में अलायंस नहीं हो रहा है, नीतीश जी निकल गए वहां से, यूपी में आरएलडी निकल गई, रामपुर आजमगढ़ में जो हो रहा है कि अब बता दीजिए, और पंजाब में अलायंस नहीं हुआ। तो आप कौन सी सीटें गिनवा रहे हैं? और इतना कॉन्फिडेंस है तो बता दीजिए, अमेठी रायबरेली से कौन लड़ रहा है? बता दीजिए कैंडिडेट कौन है अमेठी रायबरेली से। अभी तक वो घोषित नहीं हो पाया, हालांकि वहां पर सीट शेयरिंग हो चुका है। और सुन लीजिए किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल सिर्फ इतना है किशोर जी, कि आज केवल संजय निरुपम नहीं, वीबीए, प्रकाश आंबेडकर जी के परिवार के सदस्य, वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। और शरद पवार जी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं मुंबई में, बता दीजिए। ठीक है, जवाब लेते हैं। तहसीन पूनावाला, क्या कांग्रेस को समाप्त करना चाह रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे, जैसा संजय निरुपम कह रहे हैं? और संजय निरुपम को शिवसेना के नेता पहचान नहीं रहे हैं, वे कहते हैं ये कौन है, हम जानते नहीं है। तहसीन। नमस्कार अमीश जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज, संजय निरुपम को नहीं पहचानती शिवसेना, इसीलिए ये इनकी हालत हुई है। पार्टी चले गई, सिंबल चले गया, विधायक चले गए, नाक के नीचे से महाराष्ट्र की पुलिस ने उनके विधायक को गुजरात छोड़कर आए। उन्हीं के डीजीपी, उन्हीं के पुलिस कमिश्नर, पता नहीं कौन है संजय निरुपम, उन्हीं के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे।
उन्हीं के पार्टी से आए संजय निरुपम। नहीं पता है कौन है? यही हालत होता है जब आपको नहीं पता, फेसबुक पे रिजाइन करते हो। और मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र की पावन धरती जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है, वो अफजल खान को कभी भी पसंद नहीं करेगी। अफजल खान ने भी मेरे शिवाजी महाराज को पीछे से उनके पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की थी, कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है? किस तरह से जब अलायंस की बात होगी आप खुद का आप सीट डिक्लेयर कर देते, आपके पास ना पार्टी है, ना सिंबल है, ना नाम है। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है महाराष्ट्र के अंदर। जब देखो संजय राउत कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र के नेताओं का अपमान कर देता है। जब देखो, देखिए मैं किसी के बीच में बोला नहीं, अगर मेरे बीच में बोलोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा किशोर जी। किशोर जी वो आपके बीच में नहीं बोले, आप लगातार बोले, उनको 40 सेकंड दीजिए ना। आपने इतना कुछ बोला कि संजय निरुपम साइडलाइंड है, कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है, लोकल लीडरशिप की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी से बात करेंगे। और खड़गे से क्यों नहीं बात करेंगे? उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे से, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जवाब तहसीन जवाब। इसके पहले अमित जी, मैं कभी भी पर्सनल नहीं होता हूं। संजय राउत ने क्या कहा कि हम कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेतृत्व से बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाईकमान से बात करेंगे। अरे तीन उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री बैठे महाराष्ट्र के हाईकमान में, अभी अशोक जी चले गए, अब भाजपा में गए, तीन पूर्व मुख्यमंत्री बैठे। कौन है संजय राउत? सोसाइटी के इलेक्शन जीत सकते हैं संजय राउत? महाराष्ट्र की सरकार जो घिरी, मैं आपको बता रहा हूं, कंगना को गाली देना, ये करना, वो करना, आए दिन कोई टिप्पणी करना। अरे अलायंस की बात करी, क्या आपने डिक्लेयर कर दिया 4? आप बताएं अभी जी, सब छोड़ दीजिए, सब चीज छोड़ दीजिए। एक मुझे आपके दर्शक बताएं, मुंबई में ज्यादा आज की तारीख में पावरफुल पार्टी कौन है? कांग्रेस या शिवसेना, उद्धव ठाकरे? ये आपके दर्शक भी जानते। इसके बावजूद आप ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यानी कि आपकी नियत है आपको अलायंस नहीं करना है, आपकी नियत है। देखिए इसमें संक्षेप में आप पॉलिटिक्स समझते, मैं आपको बताता हूं। शिवसेना का हिंदुत्व वोट चला गया है, इसलिए जो कांग्रेस का वोट है, सेक्युलर वोट है, बाकी वोट है, वो उनकी तरफ लेना चाहते हैं। ये क्या चल रहा है? आप अलायंस का धर्म निभाइए ना सर। ओके, कांग्रेस का हिंदुत्व वोट चला गया है। जवाब किशोर तिवारी। ओके शहजाद, यू कीप क्वाइट। ओके नहीं, किशोर तिवारी नहीं, इतना तहसीन को मैंने कभी स्ट्रांग देखा नहीं था। तहसीन ऐसा नहीं है। तहसीन है ना, संजय निरुपम को कांग्रेस ने शिवसेना के साथ आना कभी पसंद नहीं आया। अभी वो जो सीट की वो बात कर रहे हैं, वो जिस सीट पर विवाद है उस सीट के ऊपर चर्चा चल रही है। अभी देखो ना, और तहसीन मैं तुमको बताता हूं कि अभी सेकंड राउंड का फॉर्म भरना भी अभी 15 दिन है, और पहले राउंड की 5 सीटों का पूरा क्लियर चल रहा है। आप समझ लीजिए ना, आज समझ लीजिए कि कई सीटों के ऊपर मतभेद है, और वो मतभेद हमने मिनिमाइज करते करते अब वो 4 सीटों पे आए हैं। इसके लेकर तहसीन आप हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंटीग्रिटी सब पर थोड़ी चैलेंज करोगे। मैं आपके खिलाफ जवाब ले लेते। शार्प रिप्लाई फ्रॉम तहसीन पूनावाला, फिर मैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अजीज खान और शहजाद के पास भी आऊंगा। जवाब देखिए चलिए मैं इनकी सारी तर्कों को मान लेता हूं। सांगली में इनका क्या लेना देना? इनके 10 कॉर्पोरेटर भी है सांगली के अंदर, वहां से वसंत दादा पाटिल आते हैं, उनका परिवार आता है, वो कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस आंख बंद करते हो, बुरे से बुरे वक्त में कांग्रेस वो सीट जीतती है। कहां से ये आपने सांगली काहे डिक्लेयर किया? सांगली में कैसे, उसमें सांगली में टॉपिक भी कैसे हो सकता है? कोई बातचीत हो सकती है सांगली के ऊपर? इसके पहले भी ये अलायंस में, जब हम अलायंस में रहते परसेप्शन होता है। देखिए बड़ी खबर आ रही है इस समय, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, ज्वाइंट कैंडिडेट है दानिश अली। उसके खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हो गया है कि इस कैंडिडेट को टिकट कैसे दे सकते हैं। दानिश अली के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ प्रदर्शन है। ये पूरे इंडिया अलायंस का हाल है। और मैं आगे क्या बढ़ूं, यहां पर तो गठबंधन में विवाद है, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो खुद में विवाद है। कई सीटों पे 2-2 कैंडिडेट उतार गए हैं, चार्टर्ड प्लेन जा रहे हैं। अजीज खान, कौन सच्चा और कौन झूठा? और रुचि वीरा का तो पुतला तक जलाया गया है, एसटी हसन का टिकट काट दिया गया है। खेल क्या हो रहा है आपके यहां पर? देखिए अमीज भाई, मैं देख रहा हूं कि सुबह से लगातार जो मीडिया जिस तरीके से हाइप क्रिएट कर रहा है, दिखा रहा है, ये वाकई में बहुत अफसोसजनक है। अब इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी सामाजिक हितों की बात करती है, समाजवाद की बात करती है। यहां लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। हर शख्स अपनी बात को रख सकता है, हर शख्स अपनी बात को कह सकता है। यहां यह नहीं कि कोई 2 लोग पार्टी चला रहे, ऐसा नहीं है। और
आपने देखे जग जाहिर है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता, वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि वो अपनी बात को कह सकता है, चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है। और ऐसा अगर कोई कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन चुनाव किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, सही बात है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नैरेटिव सेट करने का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। नहीं, और इसमें बीजेपी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जहां पर शहजाद इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अजीज भाई आप हमारे बड़े अजीज हैं। अजीज भाई 30 सेकंड का वक्त मांगूंगा। आप हमारे बड़े अजीज हैं और आपने कहा कि मीडिया नैरेटिव बुला रहा है। अब जावेद अली खान कौन है? जावेद अली खान किस पार्टी के राज्यसभा सांसद है? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे? जावेद अली खान, अजीज खान बताइए क्या हो गया जावेद अली खान? नहीं, पहले आप बताइए, पहले आप कंफर्म करिए लाइव टेलीविजन पर, और व्यूअर्स जो मुझे डिजिटल पे देख रहे हैं और जो इस समय लाइव देख रहे हैं, इसे रिकॉर्ड करिए आप, मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं। जावेद अली खान किस पार्टी के सांसद है? बताइए। आप बताएंगे, मैं बताऊंगा। जावेद अली खान किस पार्टी के सांसद है? कौन सा सांसद? समाजवादी पार्टी के ऐसा क्या कह दिया? जावेद अली खान के ट्विटर हैंडल पे जाइए, जावेद अली खान के ट्विटर हैंडल पे जाइए, जावेद अली खान के ट्विटर हैंडल पे जाइए। उन्होंने क्या लिखा है? अब से कुछ मिनट पहले उन्होंने लिखा है, नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद कभी रामपुर के अधीन नहीं रहा है, अब है। खुलेआम बगावत हुई है समाजवादी पार्टी के अंदर, खुल्ला बगावत हुई है। और आप कह रहे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अभी कुछ मिनट पहले की एक खबर है। जावेद अली खान झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? आप बताइए। क्या रामपुर के अधीन हो गया मुरादाबाद? क्या आजम खान के दबाव में फैसले बदले जा रहे हैं? जेल में बंद आजम खान फैसले ले रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा अजीज भाई। जी। अरे सर, मुझे कहने देना। मैंने कहा लोकतंत्र है, हर शख्स अपनी आवाज उठा सकता है, हर तरीके से उठा सकता है, वो चाहे एक्स पर उठाए या सार्वजनिक मंच पर उठाए, उठाना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और जब भाई जब इसको मीडिया उठा रहा है तो आप कह रहे मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है। संविधान की खूबसूरती है। नहीं, जब यही तो संविधान की खूबसूरती है, उस खूबसूरती आपको मीडिया में नहीं दिखाई देती। सरफटाउल आपके घर में चल रहा है, सरफटाउल आपके घर में चल रहा है, और सरफटाउल आपके घर में चल रहा है, और हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम गलत हैं। जावेद खान किस पार्टी के सांसद आपके हैं? वो पहले अपने आपको रहे हैं, अपने गिरवान में झांक करके देखे मीडिया। ओके सारे गिरबान में झांक के देखें। आप अपने गिरबान में झांक के नहीं देखेंगे, हमें अपने गिरबानों में झांकना है, आपको अपने गिरबान में नहीं झांकना है। ओके, जवाब सुनिए ना। देखिए, अरे सर सुनिए ना, जहां टिकट मिलने के बाद वापस हो रहा है, टिकट वापस किया जा रहा है, वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। टिकट वापस हो रहा है, काफी देर बोला, लेट बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव कम एंड मेक हिज पॉइंट। देखिए अमीश जी, पहले तो अजीज खान जी का धर्म संकट समझिए। उनका शरीर अखिलेश जी के साथ और आत्मा आजम के साथ, तो ये धर्म संकट में आ गए। किसके तरफ से बोले? अब बताइए, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल देखिए बीच में नहीं भाई, धर्म का मतलब हिंदू संस्कृति में समझिए ना अजीज खान जी, आपके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। ये कह रहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अरे भाई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो आपका वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको ही आपने नामांकन भरवा दिया, ये लोकतंत्र है। आपने तो कहा ना पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी है, पारिवारिक बोर्ड तय करता है तो वही है फाइनल, तो उसके सामने तो आपने कैंडिडेट भी दे दिया। आपने मुरादाबाद में 2 कैंडिडेट दे दिए। अब कौन सा कैंडिडेट असली और कौन सा नकली, छोड़ देते इस बात को। तहसीन पूनावाला पे आते हैं। आज तो तहसीन पूनावाला जो कि एक विशेषज्ञ के रूप में बैठते हैं, उनका भी आक्रोश देखिए। कांग्रेस का भी यही आक्रोश है कि किस प्रकार से एक तरफा उद्धव सेना ने, उनकी क्या मजाल के वो घोषित कर रहे हैं। पर तहसीन जी, मैं आपसे बड़े विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, टीएमसी ने तो घोषित किया, वहां आक्रोश कहां गया आपका? आरजेडी ने भी तो एक तरफा घोषित कर दिया पूर्णिया, आक्रोश कहां गया आपका? ओमर ने भी तो एक तरफा घोषित किया, आक्रोश कहां गया आपका? लेफ्ट ने भी तो वायनाड घोषित कर दिया, आक्रोश कहां गया आपका? ये आक्रोश आज क्यों निकला? ओके, तहसीन रिप्लाई। नहीं, देखिए इसमें 2 चीज है। वायनाड में मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक रखता हूँ। डी राजा साहब के परिवार के लोगों को उनको वहीं पर उतरना नहीं चाहिए था, उससे परसेप्शन खराब होता है। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स डी राजा साहब ने दिए, मैं इस पर बहुत नाराज हूँ। लेकिन जहां तक सवाल है बाकी राज्यों का, उसके मुकाबले महाराष्ट्र अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। और देखिए अमित जी, मुंबई में कांग्रेस का जन्म हुआ है,
उस वक्त के बॉम्बे और पूना, जैसे शहजाद और म्याते कांग्रेस का जन्म हुआ है, इन सिटीज को आप नहीं ले सकते कांग्रेस से। कांग्रेस का जन्म इधर हुआ है, कांग्रेस की पहली रैली बॉम्बे, अब की मुंबई में हुई है सर, इसलिए एक इमोशनल बॉन्ड है। दूसरी चीज देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मैं अप्रिशिएट करता हूं। डिफरेंसेस थे, कांग्रेस ने 20-22 सीट मांगी, उन्होंने 10 ऑफर की, 13 के ऊपर हो गया एग्रीमेंट। देखिए ये बात में कि रायबरेली अमेठी किसको लड़ना चाहिए सवाल उठता है, लेकिन एक एग्रीमेंट हो गया, वो ठीक है। लेकिन बाकी बहुत बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, राजसमंद से कांग्रेस के कैंडिडेट थे सुदर्शन रावत, माफ करिए, सुदर्शन रावत, वो विदेश चले गए हैं और वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। कुल मिलाकर विपक्ष की हालत यह हो गई है, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, कोई अलायंस ठीक से काम नहीं कर पा रहा कहीं पर, और कहीं पर एक दूसरे को ही पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी का मैंने लाइव एग्जांपल बताया जो हो रहा है, यानी गठबंधन में नहीं दलों में भी दिक्कत है। यानी पहले कह रहे थे दल मिल रहे हैं, दल मिल रहे हैं, दल मिल रहे हैं, फिर कहा दिल मिल रहे हैं, लेकिन ना दिल मिले हैं ना दल मिले हैं, और ना ही दल में, यानी दल में भी कुछ गड़बड़ी मामला चल रहा है। अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ गई है, अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ गई है। यह झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, और एक और झटका है पंजाब का। क्या आपको लगता है कि खेल नहीं बन पा रहा है राजेश गुप्ता, और कोर्ट ने एक बार फिर आगे की तारीख सुना दी है, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है और जेल से ही सरकार चलेगी, और दूसरी तरफ पंजाब में झटका, एक ही सिटिंग एमपी था आम आदमी पार्टी का, वो भी छोड़ के चला गया है, वो बीजेपी के साथ चला गया है पंजाब में। अमीश भाई छोड़ के कोई चला गया है या कोई किसी को ले गया है, बस ये आपके कहने के तरीके में फ़र्क हो सकता है। आपने बहुत सारी स्टेट्स के बारे में बताया और मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं आप इसको कैसे ले रहे हो। आप सच में बताओ कि क्या ये ठीक है कि दूसरी तरफ के लोकतंत्र को सच में बिल्कुल ख़त्म कर दो, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा आपके खिलाफ? यही तो आप चाहते थे ना, यही सब चाहते थे कि कोई सामने रहे ही नहीं। मैंने बार बार कहा आप इसको रशिया और नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो, पाकिस्तान बनाना चाहते हो, वही हो रहा है ना। आपने कभी ऐसा सुना कि कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई विदेश चला गया, कोई मना कर रहा है? क्यों कर रहा है? और वो भाजपा के भी, ये ध्यान रखना, सिर्फ कांग्रेस के लोग या और दूसरी पार्टी के लोग ऐसे नहीं है, भाजपा के लोगों ने भी चिट्ठी लिख लिख के कह दिया कि हम अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, है ना। गौतम गंभीर जी ने लिखा, यशवंत सिन्हा के जो पुत्र यशवंत सिन्हा उन्होंने लिखा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आपने कभी इस देश के इतिहास में ऐसा कुछ सुना कि अलग अलग पार्टियों के लोग मना कर रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते? इतना माहौल खराब हो गया है कि एक अच्छा आदमी, शरीफ आदमी सोच रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो शरीफ आदमी उसको तो आप उठा के जेल में बंद कर दोगे, झूठे आरोप लगाओगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आपने पूरी तरीके से लोगों के पीछे लगा दिए हैं। अब आदमी क्या करे? लेकिन लोग परिवार वाले होते हैं, परिवार कहते हैं भाई क्यों आपने बोला ये सुना नहीं सुना, मैंने तो मनीष तिवारी को 2014 में सुना था, जिन्होंने बोला था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने और बड़े सारे नेताओं को सुना था 2014 में कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, 2019 में सुना नहीं चुनाव लड़ूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हारने का डर होता है तब भी चुनाव नहीं लड़ा जाता, और जब दूसरा डर होता है तब भी चुनाव नहीं लड़ा जाता, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है, हाई कोर्ट ने अरविंद जी को राहत नहीं दी है, इसके मायने क्या है? देखिए, गिरफ्तारी और रिमांड दोनों से राहत नहीं है, अभी भी रिमांड में रहेंगे। सुनो, किसी का, मेरी बात सुनो, किसी का पर्सनल रीजन हो वो एक अलग बात है, चुनाव न लड़ना, लेकिन जो अब माहौल बना हुआ है कि लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि नहीं लड़ना भाई हमको, इस माहौल में चुनाव नहीं लड़ना, जी जी, बातों में फर्क है अमीश भाई, आप इस बात को ठीक है जवाब, लेकिन आप जी ओके, रही बात देखिए, ओके, हाई कोर्ट की राहत पर आपने, अरविंद जी के बारे में कह रहे हैं, जी 10 सेकंड बोल लीजिए। हमने हाई कोर्ट के अंदर रिमांड के खिलाफ नहीं गए थे, हम हाई कोर्ट में ये कह रहे थे कि हमारी जो गिरफ्तारी अरविंद जी की वही इलीगल है, ठीक है, उसके ऊपर जा रहे थे, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो हमारे लिए तो कोई झटका नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि देश के प्रजातंत्र पे अब दुनिया देख रही है, ऐसा माहौल कभी किसी ने नहीं देखा है। ऐसी जीत अगर हो भी जाए, अव्वल तो अभी भी नहीं मानता होगी। ओके, जवाब शहजाद का जवाब जरूरी हो जाता है, लेकिन शहजाद का जवाब जरूरी हो जाता है, इकलौते हैं बीजेपी से जो कि जवाब दे रहे हैं। ओके शहजाद, देखिए कितना स्वरूप बदल जाता है, इन्होंने कहा डीपी बदलना है, ये स्वरूप कितना बदलते हैं। जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे तब कहते थे तुरंत लालू को जेल में डालो, तुरंत सोनिया को जेल में डालो। आज जब कोर्ट के आदेश में जेल में जाते हैं, राहत नहीं मिलती है, तो कहते हैं कि ये शराफत है कि शरीफ आदमी जेल चला गया। अब देखिए वो बोलते हैं कि हम लोग जो है, अन्ना हजारे की उंगली पकड़ पकड़ के बोलते थे कि हम लोग जो है पहले इस्तीफा देंगे फिर जांच देंगे। अब ये इनकी शराफत है कि तिहाड़ में रहते हुए पाब्लो एस्कोबार की तरह सरकार
चला रहे हैं और सरकार भी किस आदेश पर चला रहे हैं, उन इलीगल ऑर्डर्स पर जिसका कोई अता ना पता है कि कैसे वो आदेश दिए गए, कहां से वो दिए गए, सीएमओ ऑफिस को किसने बोला कि वो आदेश जारी करे, ना डेट है, ना सिग्नेचर है, ना टाइम है, ना कुछ है, परंतु वो आदेश से चला रहे हैं। ये शराफत हो गई उनके लिए। और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आपको कोर्ट व्यवस्था पर भरोसा नहीं है भाई, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या वो भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई चाह रहे हैं क्या? तो इसीलिए मुझे लगता है, और देखिए इन्होंने एक और बात कह दी कि भाई चुनाव शरीफ आदमी नहीं लड़ना चाहता, तो मुझे बता दीजिए जो आपके प्रत्याशी उतारे हैं दिल्ली में वो शरीफ नहीं है क्या? जो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतार रही है वो शरीफ नहीं है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का केवल बदलता हुआ स्वरूप देखिए, ये ईमानदारी के बड़े बड़े दावे करके आई थी और आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट कहीं से भी राहत नहीं मिलती, पर अपने आप को कट्टर ईमानदार और कट्टर शरीफ बताते हैं। राजेश जी, आम आदमी पार्टी एमएलए रिस्पॉन्ड। देखो शहजाद, लाइन को दूसरी तरीके से पकड़ के पेश मत करो, ये बच्चों के खेल बच्चों में अच्छे लगते हैं। तुम एक बड़ी पार्टी को या रिप्रेजेंट करते हो, शरीफ आदमी को डराया जाएगा, अब आदमी घबराता है, परिवार होते हैं लोगों के, उस बात को ऐसे मत लो कि शरीफ आदमी लड़ना नहीं चाहता। लड़ रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल बीजेपी में नहीं गए ना, मनीष सिसोदिया नहीं गए ना, हर आदमी उतना आयरन का नहीं बना होता, आदमी घबराता भी है। तुम भी तो दूसरी पार्टी छोड़ के आए ना यहाँ पर, अब वो घबराहट थी, प्यार था, मैं नहीं जानता, मैं तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रहा यहाँ पर, लेकिन आते हैं ना लोग। आज एक माहौल दूसरे किस्म का है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो उसको। उस बात को ये मत कहो कि कोई शरीफ नहीं लड़ रहा, बहुत शरीफ लड़ रहे हैं, भाजपा से भी कुछ तो शरीफ होंगे, 2-4 तो होंगे। मैं तो नहीं कह रहा कि सारे भाजपा में बुरे हैं, लेकिन आज माहौल क्या है शहजाद? ऐसा माहौल क्या देश के लिए ठीक है? तुम बताओ, तुम्हें लगता है कि ठीक हो रहा है कि दूसरी पार्टियां बना करने लग जाए, आप लोगों को डराओ? ईडी सीबीआई एक गदर मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के यहाँ पे पहुंच गई, कैंडिडेट जो विधायक का चुनाव लड़ा था उस कैंडिडेट के घर पे पहुंच जाना। बताओ, कोई विधायक था, चलो कल आप एक विधायक के गए, परसों आपने अरविंद जी को गिरफ्तार करा, आज आप एक कैंडिडेट के पहुंच गए। इतना ज्यादा गदर मैंने तो अपने जीवन में कभी सुना नहीं, देखा नहीं। अंग्रेजों ने कराओ, मुगलों ने कराओ, पता नहीं किसने कराओ, तुम रोज बोलते हो, लेकिन इतना गदर ऐसे डराओगे लोगों को? एक लाइन में उत्तर दे देता हूं, मैं इसमें एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। राजेश जी अब हो गया, आपने काफी लंबा बोला है, राजेश जी आपने काफी लंबा बोला है, मैं बीच में नहीं टोकना चाहता, अब मेरी बारी है। राजेश शहजाद को फिर बोलना, राजेश शहजाद को he has a right to reply, give him 30 seconds then you come back। एक लाइन काफी लंबा बोला है अमित भाई, एक लाइन मेरा ये कहना, एक लाइन है बस। हाँ, मेरा कहना है, इन्होंने कहा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, यही संजय निरुपम भी कह रहे थे। संजय निरुपम जी नहीं कहा था सिर्फ, आज संजय निरुपम जी क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता, मैं किसी के लिए बेवजह के इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन मैं नहीं जानता क्या चाहते हैं। संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि चोरों के लिए मैं प्रचार नहीं करूंगा। ओके, अब देखिए कितना विरोधाभास है, ये कह रहे हैं भाई, अब राजेश जी अब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। राजेश जी अब बता रहे हैं कि माहौल कैसा हो चुका है, बताइए। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी बोल रहे कि माहौल ममता दीदी ने बिगाड़ा, राष्ट्रपति शासन लागू करो। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी कहते हैं खैरा को गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की सरकार ने करवाया, माहौल उन्होंने बिगाड़ा। केरल में कांग्रेस पार्टी कहती है कि सुधाकरन की गिरफ्तारी विजयन ने करवाई, लोकतंत्र वो खत्म कर रहे हैं, माहौल उन्होंने खराब किया, और यही लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं और दिल्ली में आके यही लोग माहौल सुधारेंगे। मैं आपको छोड़ दीजिए बात की बात है, ईडी की कार्रवाई आपने छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय भूपेश बाघेल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगी थी। अगर यही ईडी खराब थी तो कार्रवाई क्यों मांगी? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश चंडीगढ़ पे आया तो मान लेना है माहौल ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ईडी पर आया कि 14 पार्टियों ने वकालत की थी कि ये खराब काम कर रही है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक काम कर रही है, तब उसको नहीं मानना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ईडी की कार्रवाई गलत है ना, इसी ईडी की कार्रवाई को बेसिस बनाते हुए खेड़ा की गिरफ्तारी की थी पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस ने। अब कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि तो नहीं है, पर तहसीन पूनावाला बताइए खेड़ा की गिरफ्तारी सही थी या खेड़ा की गिरफ्तारी गलत थी? एक सेकंड, तहसीन को लेके आने दीजिए। तहसीन क्या सिलेक्टिव अप्रोच है आम आदमी पार्टी की भी? 20 सेकंड, शार्प रिप्लाई। कैरा के मामले में बहुत गलत किया उन्होंने, जबकि उनको क्लीन चिट मिली थी और उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उसके बाद जिस तरह से दुरुपयोग हुआ गलत था, और इसी का आज ये नतीजा हो रहा है। अगर ये सारी पार्टीज लॉन्ग टर्म देखती, ये सारी पार्टी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अमित जी मुझे और 30 सेकंड चाहिए, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है ये ठीक हो रहा है। अमित जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठा हुआ है, ये हमें सोचना चाहिए। कोई एविडेंस नहीं है, जिन 2 लोगों के एविडेंस है, एक बेल में बाहर है इसके लिए क्योंकि उसके पीठ में दर्द हुआ, वो बेचारा नवलखा उसको क्या हो गया, वो बेचारा जेल के अंदर मर गया, उसको पानी का सिपर नहीं मिला, एक पीठ दर्द के एविडेंस के बारे जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देता है जिसकी कंपनी, वो भी बाहर है, अंदर कौन है मुख्यमंत्री, एक एविडेंस है। ये होना चाहिए चुनाव के समय। नवलखा मुझे नहीं लगता उनका देहांत हुआ है, फैक्चुअल एरर है, सॉरी का मामला नहीं है, मेरी बात, मेरा समय, बिल्कुल मेरा समय, मैं पहले बोलूंगा।
तहसीन पूनावाला Father आते stand, हैं, वो father अपनी stand. बात रखते हैं, उनका सम्मान है, पर गौतम नवलखा अभी गूगल कर लीजिए, वो Father जिंदा है। stand. I'm नहीं नहीं, really एक sorry, सेकंड, father अब stand. तहसीन बीच में मत बोलो, आप फिर से वही कर रहे हो कि आप मैं- मुझे इंटरप्ट मैं- कर रहे हो। अपने आप आप को अपने समय clarify पर करो, बोलो father stand. तहसीन पूनावाला, दिस इज नॉट राइट। गौतम अमित जी, नवलखा मैं मर अपना गया, ये clarify बोला कर- कि नहीं बोला अमीश जी उन्होंने, जबकि वो मैंने फैक्ट नहीं clarify है। किया, father इसी प्रकार से नहीं, त्रुटि नहीं, ये चरित्र में त्रुटि है, ये जुबान की त्रुटि नहीं है। दूसरी बात, मुझे बताइए कौन सा कानून कहता है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई करप्शन के मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती? और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 9 समन जारी हुए थे, जब कोई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था क्या? समन पर क्यों नहीं गए? पहली बात बताइए। दूसरी बात, समन खारिज करवाने गए हाईकोर्ट ने। जावेद अली खान ने, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बड़ा एक ट्वीट करा है, एक्स पे लिखा है, मुरादाबाद के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कहा कि रामपुर के अधीन कभी भी मुरादाबाद नहीं रहा है, लेकिन अब है। यह भी लिखा है, लेकिन अब मुरादाबाद जो है वो रामपुर के अधीन है। यानी राम गोपाल यादव के बेहद करीबी हैं जावेद अली खान। यानी ये सिर्फ टॉवल की स्थिति है और खुलकर बयानबाजी इस समय हो रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अजीज खान है, हमारे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता तहसीन पूनावाला है मेरे साथ किशोर तिवारी है, मेरे साथ राजेश गुप्ता है। अजीज खान, कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये सब कुछ सबके सामने हो रहा है, इनकार कैसे करिएगा साहब? इसमें अमीश भाई बुराई क्या है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है और कह सकता है, अपनी बात को कह सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह तानाशाही चीजें नहीं चल पा सकती, क्योंकि संविधान ने हमें हक दिया है कि हर शख्स अपनी आवाज को उठाए। और अगर हमारी पार्टी में इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी आवाज को लोग उठा सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सर, ये वो पार्टी नहीं है कि दो तानाशाह इस देश को चला रहे हैं, दो तानाशाह एक पार्टी को चला रहे हैं। ठीक है तय डॉक्टर कर साहब, रहे देखिए हैं। आपने बीजेपी, वो पार्टी ये नहीं है। हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं, आपने ज्ञान के चक्षु लोकतंत्र के बारे में, आंतरिक लोकतंत्र के बारे में काफी खोले हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये पोस्टरों को फाड़ना और पुतलों को जलाना, मतलब अपनी पार्टी के नेताओं के, ये भी आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? देखिए अमीश भाई, देखिए कार्यकर्ता उत्साहित होता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जलाना भी जोश होता है। इस बात को समझिए आप। देखिए जो कार्यकर्ता समझ रहा हूं, मेरे पसंद सवाल करता को है, समझने का प्रयास उसके लिए वो किसी हद तक चला जाता है। पोस्टर भी फाड़ेगा, पोस्टर भी फाड़ता अलाउड है, सब कुछ करेगा। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है। मतलब पोस्टर भी फाड़ना अलाउड है, हाय के नारे भी लगाना अलाउड है, अलाउड है। तो फिर ये आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने ये क्यों कहा? सर, ये समाजवादी पार्टी ने फिर क्यों कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी? फिर ये पार्टी विरोधी गतिविधि क्यों दिख रही है आप ही की पार्टी के नेताओं को? बयान क्यों आया ये? देखिए या तो आप गलत है या तो वो गलत है। देखिए अमीश भाई, दो बातें मुझे देखिए 10 सेकंड मुझे दे दे, मैं पूरी 30 सेकंड देता हूं सर। देखिए हर पार्टी में, देखिए जो कार्यकर्ताओं की जो स्थिति होती है, वो अपने अपने नेता को पसंद करते हैं और उनके लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि कोई अनुशासनहीनता है। इस बात को समझिए, पहली बात। और अगर ऐसी स्थितियां कहीं पैदा हो रही हैं तो नेचुरली वो अपने नेता को पसंद कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दें, यह बात बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आप देखिए कई सारे जगहों पे ऐसी स्थितियां हैं कि आवाज नहीं उठा सकते लोग, लेकिन वो डर से इसलिए आवाज नहीं उठा सकते कि ये तानाशाही है, लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आवाज उठ रही है, उसके बाद ठीक है, आपकी आवाज भी खूबसूरत है। देखिए सबसे विडंबना वाली बात यह है कि जावेद अली खान ने लोकतंत्र का ये जो कहते हैं मुजाहरा है उसका हवाला दिया तो नवाबों के जमाने का हवाला दिया, और नवाबवादी पार्टी ही है एक प्रकार से, नवाबों के आदेश पर चलने वाली पार्टी में और किसी की राय जेल के भीतर से हो या कहीं से भी हो उसको कैसे स्वीकार जा सकता? और यह भी लोकतंत्र का ही मुजाहरा था कि पिता के हाथ से माइक को छीना गया। अब बता दीजिए कि वो भी लोकतंत्र का ही था। और ये आंतरिक लोकतंत्र का सार्वजनिक प्रदर्शन कैसे हो रहा है? ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये दरअसल नवाबों वाली मानसिकता से चलने वाली पार्टी में कोई और भी आवाज उठाते, और इसी के चक्कर में तो पार्टियां टूटी है ना, कि पुत्र मोह में या पुत्री मोह में कि एक ही परिवार का एकाधिकार हो, तो उसके चक्कर में पार्टियां टूट गई। अब वही हाल उसका होने वाला है। नवाबवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी टूटी है, नवाबवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी छूट रही है। अजीज खान 30 सेकंड।
देखिए अमीश भाई 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। देखिए हमने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आंतरिक लोकतंत्र है। ये वो पार्टी नहीं है कि जो पार्टी के फाउंडर उनको साइड में कर दिया जाए। मेरे ख्याल से शहजाद जी इस बात को समझ रहे होंगे, बखूबी समझ रहे होंगे। हमारे हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है, किसी को साइड लाइन नहीं। एक बात और जानिएगा, ये कह रहे समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी। मैं एक बात बता दूं, पहली बात तो ये जानिए कि समाजवादी पार्टी सामाजिक, सुनिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी सामाजिक हितों की बात करती है, सामाजिक हितों की बात करती है, और हमेशा हर शख्स की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रहती है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई दो पांच वीरेंद्र चौधरी चलाएगा। वीरेंद्र चौधरी को टिकट की संभावना है यूपी के महाराजगंज से। लास्ट टाइम सुप्रिया श्रीनेत लड़ी थी वहां से चुनाव, लेकिन इस बार कांग्रेस के एमएलए वीरेंद्र चौधरी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। जवाब पहले तो इनका जवाब दे देता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। अरे भाई साहब, हमारे फाउंडर की छोड़िए, हमारे फाउंडर को तो भारत रत्न मिल गया, आपके फाउंडर को भी पद्मा अवार्ड हमने दिया। आप तो माइक नहीं दे रहे थे, आपके फाउंडर को भी हमने ही पद्मा अवार्ड दिया। जी। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय, तो कर्पूरी ठाकुर को काहे नहीं दे दिया था आपने भारत रत्न? आपकी तो सरकार यूपीए के साथ थी। सामाजिक न्याय, परिवार के अलावा उसी जाति के किसी व्यक्ति को आपने कभी बिठाया? लालू जी जेल गए तो राबड़ी को बिठाया, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी, आप जाते हैं तो मुलायम जी के बाद अखिलेश यादव, स्टालिन के बाद उदयनिधि। आप तो इन दो समाज को भी कभी नहीं समझा कुछ भी। हमने तो मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया। आगे के भी आप बता दीजिए अपना कौन है। और जहां तक महाराजगंज की बात है, देखिए ऐसा है, ऐसे ट्वीट करने का 48 घंटे हो गए पोस्ट के बाद, अभी तक कौन कल्प्रिट है वो पकड़ा नहीं गया है। तो ये लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है, पर लड़की हूं तो कांग्रेस से बच सकती हूं, और गाज गिर नहीं थी तो तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कर जा रहे हैं। देन राजेश गुप्ता, वेलकम टू यू। तहसीन पूनावाला, जो लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक और अंदरूनी लोकतांत्रिक पे टिप्पणी करते, वो लोग ने कभी लोकतंत्र देखा ही नहीं है। वो लोग वो थे जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को अपोज किया। सिंपल चीज, इस वक्त अमेरिका में अब समाप्त हुए प्राइमरीज, हर व्यक्ति एक सीट के लिए लड़ता है, हर व्यक्ति अपने कार्यकर्ता लड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत है, फिर एक जब टिकट डिक्लेयर होती सब एक साथ होकर लड़ते हैं। तो ये जो लोकतंत्र का बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये लोकतंत्र का बेसिक प्रिंसिपल्स इनको समझ में नहीं आता। अभी अमित जी, मैं थोड़ा 10 सेकंड वाले अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। जी, आपका चैनल है, मैं इसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे हमेशा बुलाते हैं आपके चैनल पे। आपके चैनल पे भी अलग अलग शोज है, हेल्दी कंपटीशन होता है, कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 है, किसके रेटिंग्स अच्छे, और उस हेल्दी कंपटीशन के बाद आपका सबका शो चलता है, ओवरऑल चैनल अच्छा चलता है। अब ये बेसिक चीज अगर भाजपा को नहीं समझे तो कोई क्या बोले। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। कौन सी प्राइमरी में संजय निरुपम उद्धव सेना को बोलते हैं ये खिचड़ी चोर है, वो बता दो। ये कौन सी प्राइमरी? ये प्राइमरी नहीं, ये आपकी पॉलिटिक्स को प्राइमरी स्कूल में ले जाने वाला काम है। जवाब दे देता हूं। ठीक है, 10 सेकंड तहसीन, 10 सेकंड। देन राजेश गुप्ता, प्राइमरी है, बताइए किशोर जी, आप खिचड़ी चोर है। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा हमें डिबेट्स देखना चाहिए, सिर्फ डिबेट्स करना नहीं चाहिए। अगर आप डेमोक्रेट पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी के डिबेट्स देखोगे कि निकी हेली ने क्या कहा विवेक रामास्वामी को, विवेक रामास्वामी ने कहा, थोड़ा देखिए एक दूसरे पर हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक है नहीं ना, हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। ये भारत का लोकतंत्र है। यहाँ पे कांग्रेस में अगर सिमटोवल हो रहा है तो दिखाई देगा, बीजेपी में अगर हो रहा है तो दिखाई देगा। और जब बीजेपी में भी होता था तो खबर होता था। जब प्रमोद महाजन और उमा भारती में झगड़ा हुआ, सरेआम झगड़ा हुआ, अडवाणी जी को बोला गया, वो सबने देखा, लाइव टेलीकास्ट हुआ था जी 2004 के बाद। देखा कि नहीं देखा था? किशोर भाई ने देखा होगा। और किशोर भाई, आप लोग खिचड़ी चोर तो नहीं हो ना, जो संजय निरुपम कह रहा है आपको? नहीं, हेल्दी लोकतंत्र है, फ्रेंडली मैच है, हेल्दी लोकतंत्र है, चलता है। खिचड़ी चोर वगैरह बुरा क्यों मानना है? देखो एक एप्रोप्रिएट फोरम पर ये सब बात रखी जाएगी। अगर संजय निरुपम के बकवास को कांग्रेस की बकवास मानेंगे तो हमारे में मतभेद हो जाएंगे। लेकिन कीर्तिकर के बेटे का नाम उद्धव जी ने बहुत पहले किया था, और संजय निरुपम ने मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता भी है। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है कि वाकई अगर पंजाब से आपके सिटिंग सांसद और जिनको आपने मौजूदा टिकट दिया वो भी छोड़ के आ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है पंजाब के अंदर भी? हम तो कह रहे हैं कि पूरी, सुनो, हम तो बार बार कह रहे हैं पूरी गड़बड़ है।
3 एमएलए पंजाब के बैठ के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फोन नंबर भी बताया है कि कैसे विदेश से फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर लो। बताओ आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा गड़बड़ क्या होगी? कोर्ट जाना चाहिए तुरंत। मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूं, बिना इंतजार किए तुरंत कोर्ट जाना चाहिए उनको और सबूत सामने रखने चाहिए। ओके सर, 10 सेकंड। नहीं, इनको पूछिए, पंजाब की पुलिस के पास एफआईआर की है और 800 करोड़ का ऑडियो टेप आज तक नहीं आया, जिसको ये बोल रहे थे कि हमने 800 करोड़ का ऑडियो टेप रखा हुआ है, वो जारी करेंगे मीडिया में। जवाब राजेश जी, जवाब 5 सेकंड। देखो अरे मैंने तो बताया 2014 के अंदर डागर साहब इनके वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के। क्या करा इन्होंने? डागर साहब को लेकर आप लोग घूम रहे हैं तब से, लेकिन मेरा निवेदन है कि अभी लेके कोर्ट जाइए कि बीजेपी को भी जवाब मिले। कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला पहली बार बोले हैं और न्यूज 18 पर बोले हैं। क्या बोले दुष्यंत चौटाला, आइए उनका रुख कर लेते हैं। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, पहली बार किसी न्यूज चैनल पे आ रहे हैं, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। चौटाला जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और बहुत स्पष्ट सवाल है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, लेकिन सवाल यही है कि ये वाकई क्या ब्रेकअप है या फिर एक फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं आप बीजेपी के साथ? पार्टी का यही निर्णय है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से संगठन चुनाव भी लड़ेगा और आगे इसी तैयारी के साथ, क्योंकि 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, हरियाणा प्रदेश की अंदर सिंपल मेजॉरिटी से जननायक जनता पार्टी सरकार में आए, ये लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चौटाला साहब, आखिर क्या हुआ? एक रात पहले आपकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और अगले दिन बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलकर गठबंधन तोड़ देते हैं। कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं दुष्यंत चौटाला, 4.5 साल सत्ता की मलाई खाई और अब दिखावे के लिए अलग है। देखिए अमीश जी, मुलाकात हुई, सीट शेयरिंग के ऊपर इश्यूज थे जी। हमने, हमारी 2 प्रमुख सीटें थी, उसका दावा बोला किया, उनने उसके जगह कोई और सीट हमें ऑफर करी। हमारी ये सोच थी कि अगर 5100 रुपया बुढ़ापा पेंशन और विधानसभा की सीट शेयरिंग तय हो जाए तो तय होने पर जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेगी, मगर उस पर भी सहमति नहीं बनी, क्योंकि आगे की सीट शेयरिंग के लिए अभी से रचना करना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना मन नहीं बना पाई और हमने ये निर्णय लिया कि हम नई सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, उससे सारी काउंसिल के भी रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो गए जी। लेकिन मगर 4.5 साल कोई कहे सत्ता की मलाई खाई, मनीष जी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, 4.5 साल में कोविड जैसे क्राइसिस के बावजूद भी हमने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने 400 का टारगेट रखा है, बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, लेकिन आप कहां खड़े हैं इस गठबंधनों की लड़ाई के बीच में? अमीर जी, 400 की बात बहुत हाइपोथेटिकल बात है। इस देश ने इतिहास में भी देखा है, एक बार 77 के दौर में ये बात चला करती थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जी, और जनता ने ऐसी हालत करी थी कि इंदिरा गांधी जी सरकार में भी नहीं आ पाई और मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं पूरे देश की तो नहीं चर्चा कर सकता, मैं हरियाणा में बता सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद थे। आने वाले भविष्य के अंदर शायद 4 सांसद भी बच जाए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के कितने आपको लगता है सांसद चुन के आ सकते हैं हरियाणा के अंदर? मुझे लगता है कांग्रेस में तो लोग डर के भाग रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, ये सब डर के ये सोच रहे हैं कि अपना पेंडा छुटवाओ, किसी और के टिकट चेप। लेकिन हाल ही में बहुत बड़ी घटना हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, इस घटनाक्रम पे आप क्या कहते हैं? देखो, गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, चाहे उसके बाद हो, चाहे आज हो, पॉलिटिकल तौर पर हमेशा उपयोग रहा है जी। मगर ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर विषय है, और क्योंकि मेरे पास भी एक्साइज एंड टैक्सेशन का दायित्व हरियाणा में था और उस समय ये पॉलिसी आई थी, हमने जब भी इसको ऑब्जेक्शनेबली उठाया था। जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहना क्या आपको स्वच्छता की राजनीति का एक एग्जाम्पल दिखाई देता है, जिस स्वच्छता की राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे? मैं अरविंद जी के इस कदम के ऊपर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं जरूर ये कह पाऊंगा कि संवैधानिक तौर पर जितनी मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है ये परमिसिबल है, मगर संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए।
अच्छा, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है? पॉलिटिकल दुश्मन नंबर 1 कौन है, बीजेपी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? मैं आपसे पूछ लूं, चैनल्स में आपका दुश्मन नंबर 1 कौन सा है, आप बता सकते हैं? सारे आपके कॉम्पिटिटर्स, हमारा राइवल जो हमारे नेक्स्ट होता है वो हमारा राइवल होता है, जो हमारे ऊपर होता है वो भी हमारा राइवल होता है। मैं आपकी भाषा में बोल देता हूं, जो टीआरपी में आपसे ज्यादा ऊपर होगा उसको पिछाड़ना मेरे को लगता है आपका लक्ष्य होता है।